हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज़िक्रा नवाज़ और आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1909 पे। इसको मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स भी कहा जाता है एंड दीज रिफॉर्म्स ऑक्यूपाई अ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट। वाई? बिकॉज थ्रू दिस एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस्ड some few reforms in the legislative council and increase the involvement of Indians in the governments of British India. So start करते हैं। बैकग्राउंड में हम देखेंगे कि मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स के पास होने से कुछ साल पहले ब्रिटिश इंडिया में कौन से ऐसे मेजर इवेंट्स हुए थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि हमें अब इंडिया के अंदर कुछ रिफॉर्म्स लेकर आनी चाहिए। उन फैक्टर्स में से सबसे पहले तो एक फैक्टर हम ये भी देखते हैं कि वहाँ पे अब कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का जो प्रोसेस था वो स्टार्ट हो चुका हुआ था। जैसे कि 57 की वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटिशर्स ने इंडिया में ब्रिटिश काउंसिल एक्ट 1858 इंट्रोड्यूस कराया, देन 1861, 1883 और जो 1909 से पहले वाला था वो था 1889 इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है, इट मीन्स कि ब्रिटिश इंडिया जो था वो अब कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स देख रहा था इंडिया के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो मेजर इवेंट था वो पार्टीशन ऑफ बंगाल भी था। लॉर्ड कर्जन जो थे उन्होंने 1905 में बंगाल को की 2 हिस्सों में पार्टीशन का प्लान पेश किया। उसकी बेसिक रीजंस ये भी थी कि जो बंगाल था वो एक बहुत बड़ी टेरिटरी थी जिसको हैंडल करना डिफ़िकल्ट हो रहा था, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो उसको जब पार्टीशन का प्लान पेश किया तो हिंदुओं की तरफ से बहुत ही क्रिटिसिज्म, बहुत ही स्वेयर रिएक्शन आया। उन्होंने ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट किया, टैक्सेस पे करने से इनकार कर दिया, कोऑपरेट करने से मना कर दिया। सो एक बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया गया ब्रिटिशर्स को कि वो इस पार्टीशन के जो एक्ट को रिवोक करें, जो कि अल्टीमेटली 1911 में रिवोक हो गया था। सो ये पार्टीशन ऑफ बंगाल से उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि हमारे एक एक्ट से यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिएक्शन आए हिंदूज़ की तरफ से, तो अब ज़रूरत है कि इस कम्युनिटी को हम लेजिस्लेशन के अंदर इंक्लूड करें। हमने इनको एक्सक्लूड किया हुआ लेजिस्लेशन से, अब इनको इंक्लूड करना चाहिए। उसके अलावा जो एक मेजर फैक्टर था वो ये भी था कि उन 1909 की रिफॉर्म से पहले ब्रिटिश के अंदर लिबरल पार्टी जो थी वो पावर में आ चुकी हुई थी और ये समझा जा रहा था कि अब लिबरल पार्टी जो कि गवर्नमेंट में आ चुकी हुई है तो ब्रिटिश इंडिया के अंदर सेल्फ गवर्नमेंट को ज़्यादा प्रोमोट किया जाएगा। सो एक ये परसेप्शन भी था। उसके अलावा हम देखते हैं शिमला डेपुटेशन ये था कि कुछ बहुत हाई क्लास प्रोफाइल जो मुस्लिम लीडर्स थे सर आगा खान की क़यादत में, वो लॉर्ड मिंटो के पास मिले जो कि उस टाइम ब्रिटिश इंडिया के वाइसरॉय या गवर्नर जनरल थे। सो इन्होंने ये उनको बताया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो तमाम लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, वो सिर्फ हिंदूज़ की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और वो सिर्फ हिंदूज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, माइनॉरिटीज़ को वो नहीं देख रही। और लॉर्ड मिंटो को कन्विंस करने के लिए पार्टीशन ऑफ बंगाल उसके सामने थी। उसने देखा था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल से मुस्लिम्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था क्योंकि ईस्ट बंगाल के अंदर मुस्लिम्स की मेजॉरिटी थी और वही लेस डेवलप्ड एरिया था। तो अगर पार्टीशन हो जाती तो डेफिनेटली मुस्लिम्स की हालत कई तरह से बेहतर होती। वहाँ पे एजुकेशन का कोई सिस्टम नहीं था, हेल्थ सेक्टर नहीं था, वहाँ पे कम्युनिकेशन का कोई सिस्टम नहीं था और बंगाल पे हिंदूज़ की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मोनोपोली थी जो कि वो ख़त्म नहीं देना चाहते थे। सो शिमला डेपुटेशन के ज़रिए उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड रखी। सो एक डिमांड आ रही है सेपरेट इलेक्टोरेट की तरफ से, तो इट मीन्स कि अब ब्रिटिशर्स ने ये भी रियलाइज़ किया कि इस टाइम पे जो एक पॉलिटिकल पार्टी काम कर रही है वो पूरे इंडिया को ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, वो सिर्फ एक सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। सो अब उन्होंने ये देखना है कि यहाँ पे और भी माइनॉरिटीज़ हैं। इसके अलावा फिर मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन भी एक बड़ा फैक्टर था। क्योंकि यूँ देखा जाए कि अब ब्रिटिश इंडिया के जो लोग थे उनकी एक डेमोक्रेटिक ट्रेनिंग चल रही थी। ठीक है,
सो अब वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ इमर्ज हो रही थी, वहाँ पे माइनॉरिटीज़ जो हैं उनको अपने पॉलिटिकल राइट्स का पता चल रहा था। उसके अलावा आईएनसी मींस इंडियन नेशनल कांग्रेस की ये डिमांड थी कि उनको सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। अब उनको ज़्यादा पार्टिसिपेशन चाहिए गवर्नमेंट के अंदर। क्यों? क्योंकि क्वीन प्रोक्लेमेशन के अकॉर्डिंगली क्वीन प्रोक्लेमेशन के अकॉर्डिंग ये था कि क्वीन ने ये प्रॉमिस किया था कि ब्रिटिश इंडियंस को अब ज़्यादा वो हम इक्वालिटी उनके साथ की जाएगी, उनको इक्वल ग्राउंड्स पे रखा जाएगा। लेकिन जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो रिलक्टेंट थे कि उनको इक्वल करार दिया जाए। इसके अलावा पॉलिटिकल अवेकनिंग मींस के इंडियन नेशनल कांग्रेस पॉलिटिकल और मुस्लिम लीग जो थी ये अपने पॉलिटिकल राइट्स चाहते थे, ये सेल्फ गवर्नमेंट चाहते थे और ये चाहते थे कि अब लेजिस्लेशन के साथ साथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर भी इनको शामिल किया जाए। अब हम बात करते हैं मेजर प्रोविजंस की। ये तो बैकग्राउंड था। अब हम देखते हैं कि मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स क्या प्रोविजंस लेकर आई, किस तरह से ये 1889 के एक्ट से डिफरेंट थी। ओके, सबसे मोस्ट फेमस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए पास किया गया, यानी कि तब ये हुआ कि मुस्लिम्स के लिए कुछ ख़ास कॉन्स्टिट्यूंसीज जो थी वो इम्बार्क कर दी गई और वहाँ से सिर्फ मुस्लिम्स ही थे जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट कर सकते हैं। अब इसके लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है, इसकी एग्जांपल के लिए आप इन इमोजीज को देखें। सपोज ये एक कम्युनिटी है, ठीक है, उस कम्युनिटी के अंदर 6 जो हैं वो मुस्लिम्स हैं और बाकी के जो 4 मेंबर्स हैं वो अदर माइनॉरिटीज़ से लिंक करते हैं, लाइक दे मे बी हिंदू, ज्यू, क्रिश्चियंस। सो देख सकते हैं आप। सो अगर अब सेपरेट इलेक्टोरेट मीन्स के इस कम्युनिटी के अंदर जो मुस्लिम्स हैं, जो 6% हैं, अब सिर्फ ये इन 6 में से ही जो कुछ लोग हैं वो इलेक्शन के लिए अपने आप को नॉमिनेट कर सकते हैं और ये मुस्लिम कम्युनिटी ही इनको वोट कर सकते हैं। इट मीन्स कि जो अदर माइनॉरिटीज़ हैं ना तो वो वोट कास्ट कर सकते हैं मुस्लिम्स को, ना ही वो इलेक्शन पे खड़े हो सकते हैं। सो ये है सेपरेट इलेक्टोरेट। ओके, सेकेंडली शिमला डेपुटेशन के अंदर 2 डिमांड्स रखी गई। सबसे पहले तो ये थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए मुस्लिम्स को। दूसरी ये थी कि उस टाइम पे वॉइस रॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके 6 मेंबर्स थे, तो मुस्लिम्स ने ये कहा कि उन 6 में से 2 इंडियंस भी होने चाहिए और उन 2 इंडियंस में से एक पर्सन जो है, एक इंडियन जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी से होना चाहिए। सो फर्स्ट टाइम मुस्लिम्स की ये डिमांड भी पूरी की गई, जबकि टोटली पूरी ना की गई, लेकिन हाँ अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर एक मेंबर जो है वो इंडियन हो सकता था। उसको हम इस तरह से समझते हैं। सपोज ये उसका फ्लो चार्ट है, लाइक वॉइसरॉय है, उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर 6 मेंबर्स हैं, होम मेंबर, मिलिट्री, लॉ, रेवेन्यू, फाइनेंस एंड पब्लिक वर्क मेंबर। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम ये हुआ मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स के जरिए, ये चेंज आया कि अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर एक पर्सन जो है वो इंडियन हो सकता है और वो कौन था? लॉ मेंबर जो है वो अब इंडियन हो सकता है। जो पहले लॉ मेंबर थे ही वाज एसपी सिन्हा, हिंदू कम्युनिटी से थे, और जो सेकंड वन हायर हुए वो मुस्लिम कम्युनिटी से थे। ठीक है, अब जनरल बात करते हैं। किसी भी गवर्नमेंट के मेजर देखें तो 3 ऑर्गन्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेशन एंड जुडिशरी। तो अब हम पहले बात करते हैं लेजिस्लेशन की। लेजिस्लेशन के अंदर हम बात करते हैं सेंट्रल लेजिस्लेशन की। इसके अंदर क्या मेजर प्रोविजंस थी? इसके अंदर पहली प्रोविजन तो ये थी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपैंड किया गया। ठीक है, यानी सेंट्रल लेजिस्लेशन के अंदर 1889 के अकॉर्डिंगली सिर्फ 10 से 16 मेंबर्स हो सकते थे, लेकिन अब 16 से बढ़ा के इनको 60 कर दिया गया। अब ये 60 जो थे ये फर्दर इनकी क्लासिफिकेशन की गई कि ये 60 जो है ये किस किस पोजीशन पे हो सकते हैं। सबसे पहले तो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स थे। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स किनको कहते थे? एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स जो 6 थे और गवर्नर जनरल, यानी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन है? गवर्नर जनरल और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 6 लोग। इसके अलावा देयर वर नॉमिनेटेड ऑफिशियल मेंबर्स। अब ये कौन है? ऑफिशियल मेंबर्स के हैं। ऑफिशियल मेंबर्स उस टाइम पे जो आपकी सिविल सर्विसेज या आपकी ब्यूरोक्रेसी के अंदर या जो आपके मिलिट्री पर्सोनल्स होते थे उनको ऑफिशियल मेंबर्स कहा जाता था। सो
जिनको वो ऑफिशियल मेंबर्स जिनको गवर्नर जनरल नॉमिनेट करता था उनको हम नॉमिनेटेड ऑफिशियल मेंबर्स कहते थे। और इसके अलावा देयर वाज नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, यानी कि जिनका ताल्लुक मिलिट्री या ब्यूरोक्रेसी से नहीं होता था और उनको गवर्नर जनरल हायर करता था, नॉमिनेट करता था, उसको हम नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कहते थे। नेक्स्ट वन कौन थे? वो थे इलेक्टेड मेंबर्स, इलेक्टेड बाय डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इंडियंस। ठीक है, अब हम इस लेजिस्लेटिव काउंसिल को डिटेल में देखते हैं इस फ्लो चार्ट के ज़रिए। ठीक है, अब सेंट्रल लेजिस्लेशन के अंदर दो सेट थे, दो ऑर्गन्स थे, एग्जेक्टिव्स और एडिशनल मेंबर्स। एग्जेक्टिव्स के अंदर आप देख सकते हैं वॉइस रॉय और उसके एग्जेक्टिव काउंसिल के 6 मेंबर्स हैं, यानी ये कौन है? एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। और दूसरी तरफ एडिशनल मेंबर्स, मैंने आपको बताया था कि 1889 के एक्ट के अकॉर्डिंगली एडिशनल मेंबर्स जो थे वो सिर्फ 10 से 16 हो सकते थे। ठीक है, अब इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। वो 16 मेंबर कैसे हो सकते थे? 6 ऑफिशियल्स थे और 10 जो थे वो नॉन ऑफिशियल थे। अब ये 10 भी 3 मुख्तलिफ जगहों से आते थे, यानी एक पर्सन जो है वो कलकत्ता का चैम्बर ऑफ कॉमर्स उसको नॉमिनेट करेगा, 4 पर्सन जो थे उनको प्रोविंसेस नॉमिनेट करेंगे और जो 5 लोग हैं उनको वॉइसरॉय जो है वो नॉमिनेट करेगा, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म से क्या चेंज आया। वो ये चेंज आया, अब एडिशनल मेंबर्स की जो तादाद है वो 16 नहीं बल्कि 60 हो गई है। ठीक है, ओके, अब ये 60 किस तरह डिवाइड किए गए हैं? 28 जो होंगे वो ऑफिशियल मेंबर्स होंगे और 32 जो होंगे वो नॉन ऑफिशियल्स होंगे। अब इनको 32 को किस तरह से कैटेगराइज किया गया है? पहले सिर्फ एक मेंबर था जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स नॉमिनेट करता था, अब यहाँ पे 2 मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेट किए जाएंगे और यहाँ पे कलकत्ता के साथ बॉम्बई की चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी एक पर्सन नॉमिनेट होगा। पहले 4 थे, अब क्या हो गया? अब 12 लोग नॉमिनेट किए जाएंगे प्रोविंसेस की तरफ से और वॉइसरॉय अभी भी 5 ही नॉमिनेट करेगा। ठीक है, बाकी के 13 कहाँ से आएंगे? बाकी के 13 आएंगे स्पेशल इलेक्टोरेट से। वो कैसे? 5 मुस्लिम्स होंगे, उनमें 6 ज़मींदार होंगे और 2 जो हैं वो बिजनेसमैन होंगे। अब ये जो 5 मुस्लिम्स होंगे ये किस तरह से आएंगे? ये आएंगे जनाब अपने सेपरेट इलेक्टोरेट से आएंगे। ओके, ये आपको समझ आ गई? अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि जो मेंबर्स हमने बोला कि इलेक्ट होकर आएंगे वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होंगे। कैसे? लोकल बॉडीज़ जो हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स को इलेक्ट करेंगी और वो मेंबर आगे से प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर को चूज़ करेंगी और देन प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को चूज़ करेंगी। सेकंड क्या है? सेकंड ये है कि वो जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो कहाँ से होंगे? दे विल बी फ्रॉम लोकल बॉडीज़, द चैम्बर ऑफ कॉमर्स, लैंडलॉर्ड्स, यूनिवर्सिटीज़, ट्रेडर्स, कम्युनिटीज़ एंड मुस्लिम्स। इसके अलावा प्रोविजनल काउंसिल्स के अंदर देखने में तो नॉन ऑफिशियल्स जो थे वो मेजोरिटी में थे, लेकिन अगर हम ये देखें कि उसके अंदर भी 5 लोग ऐसे थे जिनको वॉइसरॉय जो है वो नॉमिनेट करा था। इट मीन्स के वहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो थे जिनको नॉमिनेट किया गया था वो मेजोरिटी में थे। इट मीन्स कि नॉन इलेक्टेड मेजोरिटी जो थी वो ज़्यादा थी वहाँ पे। इसके अलावा एक मेजर प्रोविजन वो ये भी थी कि इंडियंस वर गिवन मेंबरशिप टू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली दफ़ा उनको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी मेंबरशिप मिली। ओके, अब हम देखते हैं प्रोविजनल लेजिस्लेशन के अंदर क्या चेंजेस आए। अच्छा, वो ये आए कि 7 प्रोविजनल असम्बलीज जो हैं या 7 प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो हैं वो बनाई गई। ठीक है, जिनमें 4 जो हैं वो उनके अंदर से 50-50 मेंबर आएंगे हायर होके, जबकि जो बाकी के 3 हैं उनमें से 30-30 लोग आएंगे। अब वो 4 कौन सी थी? वो 4 ये थी मद्रास, बंगाल, बॉम्बे एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस। यहाँ से 50 लोग आएंगे, 50-50 ईच प्रोविजनल असम्बली। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ पंजाब, बर्मा एंड असम। यहाँ से कितने मेंबर्स आएंगे? 30 मेंबर्स ईच। ओके, अब एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि 1889 के एक्ट के अकॉर्डिंगली ये था कि जो इंडियंस थे वो फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक्स पे डिस्कशन तो कर सकते थे, उनको डिस्कशन तो अलाउड थी, मगर वो फाइनेंस बिल पे वोटिंग नहीं कर सकते थे, वोटिंग उनको अलाउड नहीं थी।
सो इस एक्ट से क्या फ़र्क पड़ा, अब वो ना सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं बजट को, बल्कि अब वो रेजोल्यूशंस को भी मूव कर सकते हैं। दे कुड आल्सो डिस्कस मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, एक तो ये चेंज आया। अब हम अगला चेंज पढ़ते हैं। पहले ये होता था कि अगर तो एडिशनल मेंबर्स को कोई क्वेश्चन पूछना होता था तो वो 6 दिन का नोटिस देते थे पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स को, ठीक है, अपने क्वेश्चन के बारे में। अगर उनको अलाउड होता था क्वेश्चन पूछना तो वो उनसे क्वेश्चन कर सकते थे, लेकिन उनको काउंटर क्वेश्चन अलाउड नहीं होता था। लेकिन अब क्या था, नाउ दे कुड आल्सो आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। ठीक है, अब वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये होता है कि आपने अगर एक क्वेश्चन की है, आपको उसका आंसर मिला है, तो आप काउंटर क्वेश्चन अब कर सकते हो। पहले आप काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। आगे क्या बात है, आगे जनाब के लेकिन अभी भी ये क्लियर कर दिया गया कि इंडियंस आर नॉट अलाउड टू डिस्कस ऑन फॉरेन पॉलिसी एंड रिलेशंस विद द प्रिंसली स्टेट्स। इस चीज़ से उनको मना किया गया। ओके, उसके अलावा क्या है कि 2 इंडियंस जो थे उनको काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स के लिए भी नॉमिनेट किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम। ये तो हो गए उसके बेसिक प्रोविजंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी सिग्निफिकेंस की या मान लें कि इसके इम्पैक्ट्स की। ठीक है, अब इसके अंदर हम ये देख लेते हैं कि सेंट्रल और प्रोविजनल दोनों लेवल पे इंडियन पार्टिसिपेशन को बढ़ाया गया, जो कि एक अच्छी बात थी। ठीक है, और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट थी इंडिया के अंदर, यानी आप मेजर रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हो। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ कि इंडियंस ने पहली दफ़ा जो प्रोसेस या सिस्टम ऑफ इलेक्शन है वो देखा। बेशक ये तमाम अवाम ने नहीं देखा, पर्टिकुलर सेक्टर था जिसने देखा, क्योंकि उस टाइम पे हर कोई वोट नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके लिए एक कंडीशंस थी कि आपके पास पर्टिकुलर अमाउंट में प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए। सो ये फैक्टर्स थे। लेकिन जो भी है, ये एक पॉलिटिकल अवेयरनेस थी, आप इसको एक डेमोक्रेटिक ट्रेनिंग भी कह सकते हो इंडियंस के लिए। और इसके अलावा ये इंडियंस को एक चांस दिया गया था कि दे कैन नाउ एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस इन द लेजिस्लेटिव सेक्टर। एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जनाब सेपरेट इलेक्टोरेट जो था वो मुस्लिम्स के लिए एक्सेप्ट कर लिया गया, जो कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान की क्रिएशन का एक बाइस बना। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ द मोर इम्पोर्टेंट कि इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन जो है वो मिली। ठीक है, इसमें एक हम ये भी कह सकते हैं कि जो इलेक्टेड इंडियंस थे उनको अब लेजिस्लेचर में काफ़ी ज़्यादा पावर दी गई। वो अब रेजोल्यूशंस को मूव कर सकते थे, वो डिफरेंट बिल्स को एलैबोरेटली डिस्कस कर पा रहे थे, वो बिल को अप्रूव कर रहे थे, उसके लिए वोटिंग दे रहे थे। ठीक है, लेकिन स्टिल वही मसला था कि वोटिंग जो है वो टोटली हर चीज़ के लिए अलाउड नहीं था, फॉरेन पॉलिसी पे कुछ भी नहीं कह सकते थे। अब बात करते हैं क्रिटिसिज्म पे, या हम इसको कह सकते हैं कि हम इसका एनालिसिस करते हैं। ओके, अगर हम एनालिसिस करें तो ओवरऑल अगर हम देखें तो एज सच सेल्फ गवर्नमेंट जो थी वो नहीं ग्रांट की गई थी इंडियंस को। ठीक है, देखें मेजर प्रोविजंस, जो मेजर हेड्स हैं, सेक्ट्स थे, वो तो ब्रिटिश इंडिया ने अपने हाथ में रखे हुए थे, वो ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ में रखे हुए थे। ठीक है, माइनर सब्जेक्ट्स के ऊपर ये लोग बात कर सकते थे। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो इट वाज अ गुड एक्ट। क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर स्पेशली जो प्रोविजनल लेवल्स थे वहाँ पे इंडियंस की पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ किया गया। एंड आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया है। अगर इसको मज़ीद इम्प्रूव किया जा सकता था तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।